हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम प्रोटीन पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये किससे बने होते हैं, क्या इनका उपयोग होता है। तो उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सरल प्रोटीन पर। यानी कि जो सरल प्रोटीन है वह क्या है, क्या कुछ है, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जो सरल प्रोटीन है क्या हो गया, तो इस प्रकार के प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। यानी जो सरल प्रोटीन है तो सरल प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो सरल प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं सरल प्रोटीन, तो सरल प्रोटीन होते हैं वह हमारे अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो आपको यह याद रखना है। तो आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल से कौन से प्रोटीन बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल से हमारे जो सरल प्रोटीन होते हैं वह बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल से क्या बने होते हैं, अमीनो अम्ल से हमारे सरल प्रोटीन बने होते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो गए, तो इसका उदाहरण हो गया सबसे पहले जंतु प्रोटीन। क्या हो गया, जंतु प्रोटीन। फिर क्या हो गया, एल्बुमिन। क्या हो गया, एल्बुमिन। कौन सा हो गया, एल्बुमिन। फिर कौन सा हो जाएगा, फिर ग्लोब्यूलिन। कौन सा हो गया, ग्लोब्यूलिन। फिर कौन सा प्रोटीन हो, ग्लोब्यूलिन। फिर क्या हो गया, एल्ब्यूमिनाइड। कौन सा हो गया, फिर एल्ब्यूमिनाइड। कौन सा हो गया, एल्ब्यूमिनाइड। तो जो हमारा सिंपल प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन हो गया, सिंपल प्रोटीन हो गया। तो सिंपल प्रोटीन का क्या हो गया कि सिंपल प्रोटीन है तो इस प्रकार के प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो सरल प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो हमको ये याद रखना होगा कि जो सरल प्रोटीन है वह हमारे अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो सरल प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो सरल प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। फिर क्या है, जैसे इसके उदाहरण दो। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका जो सबसे पहला उदाहरण है वह हो जाता है जंतु प्रोटीन। क्या हो गया, सबसे पहला हो गया जंतु प्रोटीन। क्या हो गया सबसे पहला हो जाता है जंतु प्रोटीन। उसके बाद अगला क्या हो गया, उसके बाद अगला हो गया हमारा एल्ब्यूमिन। क्या हो गया, एल्ब्यूमिन। यानी जो हमारा सेकंड इसका एग्जाम्पल है वह क्या हो गया, तो इसका सेकंड एग्जाम्पल हो गया एल्ब्यूमिन। क्या हो गया, एल्ब्यूमिन। उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कौन सा हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन। तो इसका थर्ड एग्जाम्पल क्या हो गया, इसको थर्ड एग्जाम्पल हो गया ग्लोब्यूलिन। क्या हो गया, ग्लोब्यूलिन। क्या हो गया, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के क्या हो गए, प्रोटीन के प्रकारों का जो सरल प्रोटीन है उसका तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है ग्लोब्यूलिन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एल्ब्यूमिनाइड। क्या है उसके बाद है हमारा एल्ब्यूमिनाइड। यानी क्या हो गया, उसके बाद अगला प्रकार कौन सा होगा, अगला प्रकार हो गया एल्ब्यूमिनाइड। तो अगला यह प्रकार हो गया। तो जो हमारे सरल प्रोटीन होते हैं, तो सरल प्रोटीन के अंदर क्या कुछ हो गया, तो इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वह केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। यानी जो सरल प्रोटीन है वह अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगर एग्जाम्पल पर बात करें जैसे कि प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया और एल्ब्यूमिनाइड हो गया, तो ये सभी के सभी हमारे कौन से प्रोटीन हैं, तो ये सभी के सभी हमारे सरल प्रोटीन से बने हुए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह हमारा है संयुग्मी प्रोटीन। अगला हमारा कौन सा हो गया, अगला हमारा हो गया संयुग्मी प्रोटीन। तो अगला हमारा क्या हो गया, अगला हमारा हो गया संयुग्मी प्रोटीन। अब हम उस पर चर्चा करते हैं संयुग्मी प्रोटीन पर कि संयुग्मी प्रोटीन क्या है, क्या कुछ है, तो इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं।
फिर क्या हो गया, तो इस प्रकार के प्रोटीन का संयोजन किसी अन्य अणु से रहता है। यानी जो इस प्रकार का जो प्रोटीन है ना, तो इस प्रकार के जो प्रोटीन का जो संयोजन होता है ना, वह किसी अन्य अणु से रहता है। यानी जो सूक्ष्मी प्रोटीन है ना, तो इस प्रकार के प्रोटीन का जो संयोजन होता है ना, वह किसी अन्य अणु से रहता है। तो सूक्ष्मी प्रोटीन का क्या हो गया, तो सूक्ष्मी प्रोटीन का हो गया कि जो इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ना, यानी इस प्रकार के जो प्रोटीन का जो संयोजन है ना, वह किसी अन्य अणु से रहता है। किसी अन्य अणु से किस प्रोटीन का संयोजन रहता है, तो वह हो जाता है संयुग्मी प्रोटीन। तो किस प्रोटीन का हो गया, तो वह हो गया संयुग्मी प्रोटीन का हो गया। फिर क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके जो उदाहरण है ना, वह हो जाता है न्यूक्लियो। कौन से उदाहरण हो गए, न्यूक्लियो। फिर क्या हो जाता, न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया फास्फोप्रोटीन। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद उसके बाद तो जो हमारा सूक्ष्मी प्रोटीन है ना, तो उसके बारे में क्या कुछ विशेष है। तो जो हमारा सूक्ष्मी प्रोटीन है ना, तो इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ना, तो इस प्रकार के प्रोटीनों का संयोजन किसी अन्य अणु से रहता है। यानी इस प्रकार के जो प्रोटीन है ना, उसका जो संयोजन होता है ना, तो उसका संयोजन किसी अन्य अणु के साथ रहता है। अब हम जो हमारा सूक्ष्मी प्रोटीन है, अगर हम सूक्ष्मी प्रोटीन के उदाहरणों पर चर्चा करें, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो इसके सबसे पहला तो हो जाएगा न्यूक्लियो। क्या हो गया, सबसे पहला तो उदाहरण हो गया इसका न्यूक्लियो। उसकी न्यूक्लियो क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन। सबसे पहला उदाहरण क्या होगी, न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर अगला है ग्लाइकोप्रोटीन। अगला क्या हो गया, अगला हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। अगला क्या हो गया, अगला हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा फास्फोप्रोटीन। अगला क्या हो गया, अगला हो जाएगा फास्फोप्रोटीन। अगला कौन सा हो गया, अगला हो गया फास्फोप्रोटीन। तो जो सूक्ष्मी प्रोटीन है, उसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो सूक्ष्मी प्रोटीन ना, उसके उदाहरण हो जाएंगे न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन। ये सभी के सभी क्या है, ये हमारे जो सूक्ष्मी प्रोटीन है ना, उसके उदाहरण है। फिर जो हमारा थर्ड नंबर है, तो थर्ड पर क्या आ गया हमारा, तो थर्ड पर आ गया हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। थर्ड पर कौन सा आ गया हमारा, थर्ड पर आ जाता है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। थर्ड पर क्या आ गया, तो थर्ड पर जो हमारा आ गया, वह हमारा आ गया व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इसके बारे में क्या कुछ खास है, तो ये सरल व सूक्ष्मी प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है। यानी जो व्युत्पन्न प्रोटीन है ना, तो ये सरल एवं सूक्ष्मी प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है तथा ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है। और जो ये किसके दौरान बनती है, तो यह प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है। यानी जो व्युत्पन्न प्रोटीन है ना, तो ये सरल एवं सूक्ष्मी प्रोटीन की जलीय अपघटन से प्राप्त होती है तथा ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है। यानी जो व्युत्पन्न प्रोटीन है ना, तो यह सरल एवं सूक्ष्मी प्रोटीन की जो जलीय अपघटन है ना, तो जलीय अपघटन से प्राप्त होती है तथा ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है। तो किसके दौरान बनती है, यह प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा प्रोटीन क्या है, आगे हमारा आगे है कि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से, यानी क्या है, ये तो हो जाता है प्रोटीन और एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया कैलोरी। यानी प्रोटीन या फिर
कैलोरी की कमी से शिशु जो कि 1 वर्ष से कम के हो, यानी जो 1 वर्ष से कम आयु के हो, में मेरस्मस यानी मेरस्मस क्या हो गया, मेरस्मस या फिर ऊर्जा निषिक्त, या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊर्जा निषिक्तता यानी एनर्जी डेफिशिएंसी। क्या हो गया, ऊर्जा निषिक्तता, या फिर इसको कहते हैं हड्डियों का सूखा रोग। ऊर्जा निषिक्तता को क्या कहते हैं, हड्डियों का सूखा रोग। शरीर सूख कर दुर्बल और आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, और आंखें क्या हो जाती है, आंखें है ना वह अंदर की ओर धंस जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है। तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है कि जो प्रोटीन होता है और जो कैलोरी होती है, तो क्या हो गया, प्रोटीन प्लस कैलोरी। तो अगर किसी भी शिशु के अंदर प्रोटीन व कैलोरी की कमी हो जाती है, जो कि 1 वर्ष से कम आयु का है, यानी किसी भी के अंदर अगर प्रोटीन व कैलोरी की कमी हो जाए और जो 1 वर्ष से कम आयु का है, उनके अंदर मेरस्मस, उनके अंदर क्या हो गया, उनके अंदर मेरस्मस या फिर ऊर्जा निषिक्तता यानी एनर्जी डेफिशिएंसी यानी हड्डियों का सूखा रोग हो जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से शिशुओं के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, तो वह हो जाएगा मेरस्मस या फिर ऊर्जा निषिक्तता। यानी प्रोटीन व कैलोरी की कमी से शिशुओं के अंदर मेरस्मस या फिर ऊर्जा निषिक्तता यानी हड्डियों का सूखा रोग बच्चों के अंदर हो जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेरस्मस या जो ऊर्जा निषिक्तता यानी हड्डियों का जो सूखा रोग है, वह किनके अंदर होता है, तो वह शिशुओं के अंदर होता है जो कि 1 वर्ष से कम के होते हैं। यानी जो हमारा क्या है, जो कि जो मेरस्मस या फिर जो ऊर्जा निषिक्तता रोग है यानी हड्डियों का सूखा रोग, ये है मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण 1 वर्ष से कम आयु के बालकों के अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो किनमें हो जाता है, 1 वर्ष से कम आयु के बालकों के अंदर यह उत्पन्न हो जाता है। और जो यह रोग है ना, मेरस्मस या फिर ऊर्जा निषिक्तता, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, तो जो अगर हम इसके लक्षण पर बात करें ना, तो इस रोग के अंदर जो हमारा शरीर होता है, यानी जो शरीर है ना, तो वह शरीर क्या है, शरीर वह सूख जाता है। यानी इस रोग के कारण शरीर सूख जाता है, शरीर सूख जाता है और शरीर सूख दुर्बल हो जाता है, और जो आंखें होती हैं ना, वह अंदर की ओर धंस जाती है। क्या हो जाता है, और जो आंखें होती हैं ना मनुष्य की, तो आंखें है ना, वो आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। आंखें क्या हो जाती है, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। तो पूछ लिया आपसे कि जो मेरस्मस या फिर जो ऊर्जा निषिक्तता वाला जो रोग है ना, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसके लक्षण है। तो जो मेमस या फिर जो ऊर्जा निषिक्तीकरण की जो रोग है ना, उसके अंदर क्या है कि शरीर है ना, वह एक तो सूख कर दुर्बल हो जाता है, और जो आंखें होती हैं ना मनुष्य की, वह आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। तो यही इस रोग का मुख्य लक्षण है, जो प्राय 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर होता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर प्रोटीन और कैलोरी की कमी न हो, क्योंकि उनके अंदर इनकी कमी से एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो जो कौन सा रोग हो जाता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से एक तो मेरस्मस
या फिर जो ऊर्जा निःशक्तता है वह रोग इनके अंदर हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों यानी जो 1 से लेकर 3 वर्ष तक के हैं, यानी प्रोटीन की कमी से बच्चों जो कि 1 से 3 वर्ष तक के हैं वह किशोरियों यानी जो कि किशोरियों अवस्था के अंदर है, उनमें क्या है तो प्रोटीन की कमी से उनके अंदर पेट में फुलाव आ जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, त्वचा पीली हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, त्वचा काली हो जाती है और त्वचा धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो क्या हो गया कि जो प्रोटीन की कमी से बच्चों के अंदर काशियोरोकोर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरोकोर रोग हो जाता है। तो इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं उस पर टिप्पणी दीजिए। तो जो क्वाशियोरोकोर रोग है ना, अगर हम उनके लक्षणों पर बात करें ना, तो उसके अंदर सबसे पहला जो लक्षण है ना वह पेट में फुलाव, यानी उस रोगी का पेट फूल जाता है। यानी आपने कहीं ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका पेट फूला हुआ होता है, तो वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। फिर क्या है, भूख कम लगना, यानी प्रोटीन की कमी के कारण भूख कम लगती है, यानी जो क्वाशियोरोकोर रोग है ना उसके अंदर रोगी को क्या है भूख नहीं लगती है, यानी भूख बहुत ही कम लगती है और उसका जो पेट है ना उसका पेट फूल जाता है और आगे की ओर निकल जाता है। उसके बाद उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी इसके अंदर यानी जो किशोरियों रोग है ना, तो इसके अंदर जो बच्चा होता है ना जिसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, तो उसका जो स्वभाव है ना, तो उसका स्वभाव क्या हो जाता है, तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी उसके स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके बाद है जो किशोरियों रोग है ना उसके अंदर जो स्किन यानी तो त्वचा है ना वह पीली हो जाती है। क्या हो जाती है, त्वचा पीली हो जाती है और साथ ही साथ स्किन शुष्क हो जाती है, त्वचा शुष्क भी हो जाती है और त्वचा काली हो जाती है। क्या हो जाती है, त्वचा काली हो जाती है और त्वचा धब्बेदार होकर फटने लगती है। धब्बेदार होकर क्या है, स्किन फटने लगती है। इस प्रकार से रेशेस से आ जाती है। यानी जो किशोरियों को रोग है ना वह एक हानिकारक भी रोग है। तो जो किशोरियों को रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है, तो जो किशोरियों को रोग है ना वह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और किनके अंदर होता है, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के अंदर किशोरियों को रोग होता है। तो इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं ताकि इस रोग का समय रहते पता लगाया जा सके। तो सबसे पहले इसके अंदर पेट के अंदर फुलाव आ जाता है, यानी पेट फूल जाता है। पेट क्या जाता है, पेट फूल जाता है और जो भूख है ना वह कम लगती है, यानी इसके अंदर बच्चे को भूख बहुत ही कम लगती है। और साथ ही साथ जो उसका स्वभाव होता है ना, उसके स्वभाव के अंदर क्या जाता है, तो उसके स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी जो त्वचा है ना वह पीली हो जाती है और शुष्क पड़ जाती है और काली हो जाती है और लास्ट में धब्बेदार होकर वह त्वचा फटने लगती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन की कमी से अंदर बच्चों के अंदर रोग हो जाता है जिसको क्वाशियोरोकोर के नाम से जाना जाता है। तो जिस रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो इस रोग को क्वाशियोरोकोर के रोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए
प्रतिदिन जो प्रोटीन की आवश्यकता है ना वह 45 ग्राम है। यानी जो महिलाएं सामान्य घर का काम काज करती है ना, यानी जो घर के अंदर हमारा नॉर्मल काम होता है ना वह काम करती है ना, तो उनके लिए तो जो प्रतिदिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना वह 45% ही होती है, यानी कि 45% ही होती है। लेकिन जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, यानी जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उनके लिए 70 ग्राम प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है कि कामकाजी महिलाओं के लिए जो घर का कामकाज करती है तो उनके लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, यानी कि उनको प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ऐसी माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उन माँओं के लिए, यानी उन औरत के लिए, उन महिला के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके लिए कितनी होती है, तो उनके लिए प्रतिदिन 70 ग्राम यानी 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस बात को हमको अच्छी तरह याद रखना होगा कि जो सामान्य घर का कामकाज करने वाली जो स्त्रियां होती हैं या जो महिलाएं होती हैं उनके लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रतिदिन की है ना वह 45 ग्राम है, यानी उनको 45 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। उसी के बाद जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है या जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस माँ को या जो दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, यानी उसका जो प्रोटीन है ना वह दूध के अंदर मिल जाता है, तो उसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना प्रतिदिन की वह उसकी ज़्यादा होती है। कितनी होती है, तो उसकी जो प्रतिदिन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वह 70 ग्राम होती है, यानी 70 ग्राम उसको प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। तब उसके शरीर की जो प्रोटीन की है ना, तो प्रोटीन की कमी है ना, प्रोटीन जो उसका तभी पूरा होगा जब उसको रोज़ाना 70 ग्राम प्रोटीन मिलने लगेगा। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं और जो स्तनपान करवाने वाली जो महिलाएं होती हैं ना तो उनको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना वह 70% यानी 70 ग्राम होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जो केशुरुक जंतुओं के बाल व नाखून, चोंच, खुर, सींग, ऊन, पंख, पंजे, कछुओं के कवच आदि केराटिन यानी अल्फा केराटिन शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं। यानी जो क्या हो गया जी को केशुरुक जो जंतु है ना, क्या हो गया जो केशुरुक जंतु है तो उनके जो बाल हो गए, उनके और नाखून हो गए, उनकी चोंच हो गई, उनके खुर हो गए, उनके सींग हो गए, उनकी ऊन हो गई, उनके पंख हो गए, उनके पंजे हो गए, कछुओं का जो कवच है ना, जो कछुओं का कवच केराटिन यानी अल्फा केराटिन ये शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं। तो हमको यह याद रखना होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए शुद्ध प्रोटीन से क्या क्या बने होते हैं, जो शुद्ध प्रोटीन है तो शुद्ध प्रोटीन से क्या क्या बने होते हैं, तो उसको भी हमको नॉलेज होना चाहिए। तो शुद्ध प्रोटीन से सबसे पहला तो हो जाता है जो केशुरुक जंतुओं हैं ना उनके बाल। केशुरुक जंतुओं के बाल शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं और जो केशुरुक पशु के जो नाखून होते हैं ना वह भी एकदम 100% शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद चोंच भी शुद्ध प्रोटीन की बनी होती है। फिर है सींग भी शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है ऊन भी शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है पंख भी शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है पंजे, तो पंजे भी शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है कछुओं के कवच जो कि शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि केराटिन और अल्फा केराटिन शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं।
आगे हमारा है कि जो केराटिन है ना, तो केराटिन जो प्रोटीन है ना वह एक रेशेदार प्रोटीन है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रेशेदार प्रोटीन कौन सा होता है, कि रेशेदार प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है। तो रेशेदार जो प्रोटीन है ना वह केराटिन प्रोटीन है, यानी केराटिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। तो यह हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि जो केराटिन प्रोटीन है ना वह एक रेशेदार प्रोटीन है। उसके बाद है मकड़ियों के जाले बीटा केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, यानी जो मकड़ी होती है ना, क्या होती है, जो मकड़ी होती है, तो मकड़ी के जो जाले होते हैं ना, मकड़ी होती है, मकड़ी के जो जाले होते हैं, तो मकड़ी के जाले बीटा केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। तो मकड़ियों के जाले किससे बनते हैं, तो मकड़ियों के जो जाले हैं ना वह बीटा केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, यानी मकड़ियों के जाले बीटा केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिर है रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, यानी जो हमारा रक्त है ना, तो रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो रक्त के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर है प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन व ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, यानी जो प्लाज्मा होती है ना, तो प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन व फिर ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यानी जो प्लाज्मा होती है ना, तो प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या हो गया, आगे हमारा हो गया कि मांसपेशियों के मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन होता है, यानी मांसपेशियां होती है ना हमारी, तो मांसपेशियों के अंदर मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन होता है। तो मांसपेशियों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो मांसपेशियों के अंदर मायोसिन या फिर एक्टिन प्रोटीन होता है। मांसपेशियों के अंदर कौन सा प्रोटीन हो गया, तो मांसपेशियों के अंदर मायोसिन व फिर एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है दांत तथा हड्डियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन ओसिन है, यानी जो हमारे दांत और जो हमारी हड्डियां हैं ना उसका निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो उसका निर्माण करने वाला प्रोटीन ओसिन प्रोटीन है। यानी दांत और जो हड्डियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन है ना वह हमारा ओसिन प्रोटीन है। तो ओसिन प्रोटीन क्या काम आता है, तो ओसिन प्रोटीन दांत एवं हड्डियों के निर्माण में उपयोगी होता है। यानी ओसिन प्रोटीन दांत और हड्डियों के लिए काम आता है, जो कि उनके निर्माण में सहायता करता है। और जो मांसपेशियां होती हैं ना, तो मांसपेशियों में मायोसिन व फिर एक्टिन प्रोटीन होता है। मांसपेशियों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो मांसपेशियों के अंदर मायोसिन या फिर एक्टिन प्रोटीन होता है। उसके बाद है प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन व ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, यानी जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन व फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। उसके बाद जो हमारा रक्त होता है ना, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। और जो मकड़ियाँ होती हैं ना, तो मकड़ियों के जो जाले होते हैं ना वह बीटा केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। यानी जो मकड़ियाँ होती हैं ना, मकड़ियाँ जो जाला बनाती हैं ना वह बीटा केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं, बीटा केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। उसके बाद आगे है केराटिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है, यानी कि जो केराटिन प्रोटीन है ना वह एक रेशेदार प्रोटीन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दांत और हड्डियों के निर्माण में आने वाला प्रोटीन ओसिन प्रोटीन है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है केरोटीन नामक वर्णन के कारण गाजर का रंग लाल व गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो जो केरोटीन नामक प्रोटीन है, यानी जो केरोटीन नामक एक प्रोटीन होता है, उसी के कारण, उसी के वर्णक के कारण जो गाजर का कलर है ना वह तो रेड होता है यानी लाल होता है, और जो गाय का दूध होता है ना वह पीला होता है। तो गाय का दूध हल्का पीला होता है, एकदम पीला नहीं होता, गाय का दूध हल्का पीला होता है।
तो गाजर का लाल रंग किस कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग केराटिन नामक वर्णक के कारण होता है। और जो गाय का दूध पीला किस रंग के कारण होता है? और जो गाय का दूध पीला होता है ना, वह केराटिन नामक वर्णन के कारण होता है। केराटिन नामक वर्णन के कारण गाय का दूध पीला होता है। दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। यानी जो दूध होता है, यानी जो भैंस का दूध होता है, तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसके अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो दूध का रंग होता है ना, तो दूध का रंग उसी के कारण सफ़ेद होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो दूध होता है ना, तो दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो दूध का जो सफ़ेद रंग है ना, वह कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है वह दूध का सफ़ेद रंग? दूध का सफ़ेद रंग होता है ना, वह कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। फिर क्या है? मक्का में जीन, यानी मक्का में क्या? मक्का में तो जीन, गेहूं में ग्लूटीन, अनाज में ग्लूटामिन्स, अंडे में एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, दालों में प्रोलिमिन्स, त्वचा का या फिर इटासिन इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या है कि मक्का के अंदर तो जीन पाया जाता है, गेहूं के अंदर ग्लूटीन पाया जाता है, और अनाज के अंदर ग्लूटामिन्स पाया जाता है, अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पाया जाता है जो कि 95% होता है, और दालों के अंदर प्रोमेलिन्स पाया जाता है, प्रोमेलिन्स पाया जाता है, और त्वचा के अंदर इलास्टिन पाया जाता है। तो यह त्वचा है, किसी कारणवश आपको नहीं दिखा होगा, यहाँ पर कोमा है, तो यहाँ पर क्या है? कोमा। यहाँ पर त्वचा है, तो त्वचा के अंदर इलास्टिन पाया जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एकशुरुक जंतुओं में रक्त में हीमोसाइटिन प्रोटीन पाया जाता है। यानी जो एकशुरुक जंतु हैं ना, तो उनके अंदर हीमोसाइटिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद क्या है? रक्त का जो थक्का है ना, वह फ्राइबिन या फ्राइबिनिजोन या फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से बनती है। यानी जो रक्त का जो थक्का जमता है ना, जब हमको चोट लग जाती है तो वहाँ पर एक रक्त का जो है ना थक्का दम जाता है, जिससे वह रक्त रुक जाता है। तो वह रक्त का थक्का है ना, वह फ्राइबिन या फिर फ्राइबिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से बनता है। यानी जो रक्त का थक्का है वह किन से जमता है? तो रक्त का थक्का फ्राइबिन, फ्राइबिनोन और प्रोफिबिन प्रोटीन से बनता है। अगला क्या है? अगला है हिम्पेरिन को प्रतिस्कंद प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्या हो गया कि जो हिम्पेरिन है ना, तो हिम्पेरिन को प्रतिस्कंद प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिस्कंद प्रोटीन के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रतिस्कंद प्रोटीन के नाम से हिम्पेरिन को जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा गुणसूत्र व डीएनए में स्टेन प्रोटीन होता है। यानी गुणसूत्र और डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? गुणसूत्र और डीएनए के अंदर हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्रों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गुणसूत्रों के अंदर हमारा हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है अगला है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो एंजाइम होते हैं ना, तो एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, तथा एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। और जो एंजाइम है ना, तो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला जो भाग होता है ना, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है ना, वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आपको इसी प्रकार आज की क्लास हमारी समाप्त होती है और आपको डेली क्लासें देखने को मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।